हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट है हमारा, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह 7th क्लास का है, कक्षा 7th का है ना। इसके पहले हम लोगों ने 7th क्लास का किया था भाग 3, अभी हम लोग भाग 2 करेंगे और भाग 2 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट यहाँ से मिलेगा आपको। समग्र शिक्षा अभियान की किताबें है, SCERT की ये किताबें हो जाती है और आपके BPSC टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी लोगों का मतलब ये डिमांड था PDF के लिए, तो हम PDF आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। कल ही जैसे आप वीडियो जाएगा उसके 1 घंटे के बाद ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। आप उसे ले लीजिए ताकि साथ में आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। जब क्लास चलेगी तो आप चाहें तो PDF के साथ भी पढ़ सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है ताकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा SCERT का बुक्स हो जाता है, SCERT का ये किताब हो जाता है। और हम बार बार यही बोलते हैं कि BPSC टीचर के लिए या BPSC सिविल सर्विस के लिए विदाउट इसके बगैर काम नहीं चलेगा। NCERT की किताबें और SCERT की किताबें जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मौलिकता और जो चेतना का विकास होता है और बात करें तो कॉन्सेप्ट की बात जो हो जाता है इस किताब के बगैर नहीं मिल पाएगा। भले वन लाइनर कहीं मिल जाए, और आज के ज़माने में वन लाइनर से फाइट नहीं किया जा सकता। आपके पास चीज़ों को समझने के लिए बुक्स चाहिए और सटीक किताबें चाहिए, है ना। बहुत सारे किताब पढ़ने से बेहतर है आप सटीक किताबें पढ़िए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे मित्रों का डिमांड रहा है PDF के लिए, तो PDF हम आज से देना शुरू कर दिए हैं। 6 क्लास का जो PDF है आपको वो मिल गया होगा और टोटल का टोटल एक रोज़ के अंदर में हम कोशिश करेंगे आपको सभी कंप्लीट कराने का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाए, है ना। इसका हम लोग अध्याय नंबर 1 करेंगे। पहला अध्याय में क्या है हम लोग देखते हैं इसको। कक्षा 7th की किताबें हैं, भाग 2 हो जाता है। 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कक्षा 7 SCERT, है ना। अध्याय हम लोग पहला पढ़ेंगे, लोकतंत्र में समानता। हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में समानता, गांधी जी की अफ्रीका यात्रा, है ना। देखिए, लोकतंत्र में समानता की अगर बात कर दिया जाए तो जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, है ना, उस समय देखिएगा जब हम देश काल परिस्थिति को समझने लगते हैं तब जाकर के हमें इतिहास की जो बारीकियां हैं और इतिहास की जो उलझनें हैं हम उसको सुलझाने लगते हैं। तो कभी भी इतिहास पढ़ते हैं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के अगर पढ़ें तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती है। देखिए, लोकतंत्र में समानता की बात है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र में समानता यानी कि लोकतंत्र होता क्या है ना। अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में सबसे पहला जिस लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं वो हमारा बिहार ही है। इसकी पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाई गई वैशाली से। लिच्छवी गणराज ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत उदाहरण दिया, लेकिन भारत में ही इसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। अगर हम लोग आधुनिक युग की बात करें और आधुनिक युग में लोकतंत्र की अगर बात करें तो जन्मदाता इसका ब्रिटेन हो जाता है। ब्रिटेन के लोगों को भी स्वतंत्रता समानता चाहिए था, इसीलिए उसने ब्रिटेन के जार से यानी कि ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने लोकतंत्र को हासिल किया जिसमें स्वतंत्रता, बंधुता, मानव का अधिकार होता है। हालांकि आप देख सकते हैं अब्राहम लिंकन के, हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन ने सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था होनी चाहिए। कौन ऐसा, जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में भी वहाँ के जनता, सारी जनता आंदोलन कर दी इसी लोकतंत्र के लिए।
बाद में इसी को देख कर के फ्रांस, अमेरिका भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन भारत में एक बहुत अच्छी बात है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपको ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा। भारत में जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में समानता की जो बात होती है, वो समानता, देखिए कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं, है ना। जिस लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र में बहुत सारी बातें होती हैं। लोकतंत्र है यानी कि दुनिया की अधिकतर जो कंट्री है उसने लोकतंत्र जो मॉडल है उसको अपनाया। हम भारत भी इससे अछूते नहीं रहे, लेकिन भारत के लोगों को जो समानता चाहिए था, वो समानता के लिए उनको ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा। क्योंकि जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी तो सबसे प्रमुख जिस लोकतंत्र में जो मुख्य विशेषता थी, उसका जोर पहले से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे, और उन्होंने अपने कलम से वो अधिकार भारत के लोगों को दे दिया कि उनको लड़ना नहीं पड़ा। तो ये लोकतंत्र की स्थापना हमारे भारत में भी हुआ। अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करें, ज़्यादा डिटेल्स करना हो तो फिर क्लास करेंगे। गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से, है ना, प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और यहीं देखिए मार्टिनबर्ग, है ना, एक रेलवे स्टेशन था जहाँ पे गोरे और काले का भेद जो था सबसे ज़्यादा चल रही थी। महात्मा गांधी गोरे नहीं थे, काले थे, और दूसरी बात इंडियन थे। तो वहाँ के जो गोरे लोग थे काले लोगों से बड़ा नफरत करते थे। जिस तरीके से हमारे भारत में जो जाति प्रथा है, दुनिया के सिर्फ एक ही ऐसा देश है भारत जहाँ पे लोगों का शरीर दूसरे से छुआता है ना। ऐसी कंडीशन हमारे भारत में थी, अब वैसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दास प्रथा, है ना, और जो नस्ल का भेद था, गोरा और काला का जो भेद था, उसका शिकार भी महात्मा गांधी हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी के दिमाग में भी ये था लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भागीदारी हो, है ना। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग या वंचित वर्ग के लोग या सबसे निचले पायदान पे लोगों का भी अधिकार की बात किया जाए, है ना। वही समानता की बात थी जो महात्मा गांधी के साथ हो गया। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, वही चीज़ें हम आपको बता रहे थे। अब यहाँ पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, हम संक्षिप्त में आपको दे दिए, है ना, क्योंकि हम लोग पीटी को कंप्लीट करना है। मेंस तो लिखना है नहीं, मेंस लिखना होगा तो फिर वहाँ पे बात करेंगे हम लोग, मेंस के लिए अलग से वो किया जाता है ना। तो विश्व स्तर पे समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है ना। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट 1995 से 1968 तक भी चला। एक बात और भी समझिए, जब हमारे भारत में फंडामेंटल राइट्स की मतलब फंडामेंटल राइट्स लिखी जा रही थी, मौलिक अधिकार लिखा जा रहा था, तो आप ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे पहले समानता की बात क्यों की। क्योंकि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार में आपके लिए पहला अधिकार समानता का अधिकार है। और ये समानता का अधिकार मतलब मानव में भेद नहीं सिखाता। और ये समानता के लिए बहुत सारे मतलब कंट्री में भी लड़ाइयाँ हो रही थी, आंदोलन हो रहा था, लोग क्रांति कर रहे थे। जैसे फ्रांस की क्रांति देख सकते हैं, अमेरिका की क्रांति देख सकते हैं, और लंदन जो ब्रिटेन है वहाँ पे रक्तहीन क्रांति हो गया, तब जाकर के वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भूमिका भारत में राष्ट्रीय नेताओं का रहा है, जिन्होंने अपने समझिए कि बहुत सारे योगदान दिए, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। उनको हमेशा इतिहास याद रखेगा जब तक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका आगे देखिएगा। अमेरिका की क्रांति के बाद भी ऐसा हुआ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए कहता है कि उद्देश्य की बात करें तो अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना और दक्षिणी देशों में मतदान अधिकार को पुनः स्थापित करना था। आप देखे होंगे जब आप महात्मा गांधी का जब साउथ अफ्रीका का आंदोलन देखे होंगे
तो एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए वो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कौन ऐसी घटना हो जाती है जिसके वजह से उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो क्षण था, जो पल था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। उनको ये लग गया कि समानता एक इंसान के अंदर, एक मतलब समाज के अंदर, एक आवाम के अंदर होनी चाहिए। और वहाँ पे जो टर्म ऑफ कंडीशन था, जिस तरीके से वहाँ रहने वाले लोगों का जो अधिकार था, वो अधिकार बाकी लोगों के साथ नहीं था। और बाकी देखा जाए तो दास प्रथा भी उतना ही टर्म ऑफ कंडीशन लिए हुए था जिस तरह से हमारे भारत में जाति प्रथा तो पूरी दुनिया में सबसे समझिए कि गंदा और सबसे खराब ये कंडीशन था। और उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया यहाँ पे नस्ल भेद का, जिसके वजह से महात्मा गांधी को काफ़ी दिनों तक रहना पड़ा, है ना। और उन्होंने जीत भी दिलाई, क्योंकि वहाँ अगर बात करें हम लोग ब्रिटिशों की, अगर यूरोपियों की बात करें तो यूरोपियों बहुत ही समझिए कि प्रबोधन, पुनर्जागरण, नए नए आविष्कार, है ना, मौलिकता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे, ये सारे चीज़ को क्या किया था, हासिल कर चुका था, है ना। और ये बहुत ही डेवलप समाज था, बहुत ज़्यादा डेवलप समाज था, जिसका समझिए कि योगदान दुनिया के हर लोगों को मिला। यहाँ तक कि हम लोगों ने भी ब्रिटिश हुकूमत से बहुत सारी चीज़ें सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ था, लेकिन संक्षिप्त में हम लोग वर्णन कर किए हैं, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अध्याय हो जाता है दूसरा, और दूसरा जो अध्याय है राज्य सरकार। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। देखिए विधानसभा, है ना, बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए विधायकों की संख्या 243 हो जाता है ना। ठीक है, 243 हो जाता है, हालांकि 244 भी है। एक जो है ये मनोनीत होता है, आंग्ल जो लोग हैं उनको मनोनीत किया जाता है। देखिए 243 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें बहुमत की कितनी ज़रूरत पड़ती है, 122 की। और यही 122 बहुमत जुटाने में इतना बड़ा बवंडर और इतना बड़ा खेल हो गया हमारे बिहार में, जो भारत के किसी राज्यों में ऐसा नहीं दिखा होगा। और इस बार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो 9वीं बार, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, 9वीं बार वो शपथ ग्रहण किए और बिहार के मुख्यमंत्री बने, 9वीं बार, है ना। ये रिकॉर्ड ही रहा है। चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कर लेंगे, है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है आपसे। पूछ रहा है कि राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है ना। राज्य का पूरा प्रशासन है राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। और कहता है कि राज्यपाल जो है राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं, है ना। देखिए राज्यपाल की भूमिका के अगर बारे में बात करें या राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बात करें, तो इनकी जो शक्तियां हैं नाम मात्र की हैं। वास्तविक शक्तियां अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री के पास हो जाता है, और राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री के पास हो जाता है। अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और मनोनियुक्त किया जाता है, यानी कि मन जिसको चाहा उसी को हम लोगों ने क्या किया, राज्यपाल बना दिया। जब मन चाहे किसी को बनाने का, तो मन चाहता है तो उसको हटाया भी जा सकता है ना। यही कंडीशन होता है राज्यपाल के साथ। और राज्यपाल में प्लस पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, राज्यपाल के पास एक ऐसी पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। राज्यपाल के पास, है ना, वो विवेक की शक्तियां हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के सलाह से ही किया जाता है, और अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से ही होता है ना। यहाँ पे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम चलाएगा। ठीक है, अपने नियमों के अनुसार काम चलाएगा।
हम लोग को पूरा डिटेल्स राज्यपाल तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बाकी तो कॉमन जो चीज़ें हैं आप पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब नए होंगे इसके लिए, है ना। जो हमें फोकस करना है उसी पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो पूछा जाएगा आपसे, कुल 6 राज्यों में, है ना, विधान परिषद है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हो जाता है, ठीक है। कौन कौन राज्य हो जाएगा? तो बिहार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये पूछा जा सकता है आपसे। कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद हो जाता है ना। एक देखिए बिहार हो जाएगा, है ना। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश हो जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश हो जाता है, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, जहाँ पर विधान परिषदें हैं, है ना, जहाँ पर विधान परिषद है। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ भी हम लोग जान जाए। देखिएगा 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। अगर बिहार को अलग प्रांत बनाने का, अलग राज्य की अगर बात करें, तो सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा जो योगदान है सच्चिदानंद सिन्हा का हो जाता है ना। तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार का गठन होता है, बिहार, है ना, और इसके साथ एक उड़ीसा होता है, उसी को मिलाकर के ये गठन होता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को पूछा जाता है आपसे, बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक बार रिवीजन हो जाए आपका, है ना। बिहार और उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को होता है, और बिहार से कट करके एक अलग राज्य बनता है उड़ीसा, और ये उड़ीसा बनता है 1 अप्रैल 1936 को बनता है ना। 1 अप्रैल 1936 को बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, 1 अप्रैल 1936 को बनता है। और इतना जानिए कि 1956 में, है ना, बिहार राज्य का पुनर्गठन होता है। 1956 में बिहार राज्य का पुनर्गठन होता है। हालांकि राज्यों के पुनर्गठन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो राज्य का पुनर्गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश हो जाता है ना। लेकिन 1956 में जब बिहार का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, तो उस समय 4 प्रमंडल थे, याद रखिएगा, 4 प्रमंडल थे, और 17 कितना था? 17 डिस्ट्रिक्ट था, है ना, 1956 में, ठीक है। 1956 में इतना था, 4 प्रमंडल और 17 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बाद में चल करके इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम लोग वर्तमान की अगर बात करें अभी के समय में, तो देखिएगा 9 प्रमंडल हो जाएगा, है ना, 9 प्रमंडल है, और जिलों की संख्या कितना हो जाता है? 38 हो जाता है, जिलों की संख्या 38 हो जाता है। इसके पहले एक चीज़ और भी जान जाए, बिहार से जो झारखंड बटा, जो बार बार प्रश्न पूछता है ना, वो हो जाता है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड एक अलग राज्य बना, है ना। कब हुआ? यह बहुत बार सवाल आपसे पूछा गया है, 1 नवंबर 2000 को होता है, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किधर गया, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि 200, है ना, 44 जो है वो हो जाते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या हो जाता है, जिसमें अनुसूचित जो जाति हैं उनका जो आरक्षित सीट है वो 38 हो जाते हैं, और शेड्यूल जो ट्राइब है उनका जो सीट है 2 हो जाता है ना, याद रखिएगा। इसमें 243 में अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन जो सीट है 38 हो जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 हो जाता है। एक हो जाता है कटोरिया, है ना, कटोरिया, और दूसरे का नाम हो जाता है मनिहारी, है ना, दूसरे का नाम क्या होता है? मनिहारी हो जाता है। मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक चीज़ और भी देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिहार में लोकसभा की सीटें जो है वो 40 हो जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40 हो जाता है
है ना। और बिहार में सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र है वो पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा लोकसभा जो निर्वाचित सीट है वो पटना हो जाएगा, है ना। और सबसे छोटा की अगर बात करें तो सबसे छोटा हमारा शिवहर हो जाता है ना, शिवहर हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जा सकता है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40 हो जाएगा। और हम लोग अभी विधान परिषद कर रहे थे, तो बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना हो जाता है, ये 75 हो जाएगा, है ना, 75 हो जाता है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है। मुझे लगता है कि अब सब चीज़ें याद हो गया होगा, है ना। 243 सीटें हैं विधानसभा के लिए, है ना, जिसमें 122 अगर सीटें किसी भी पार्टी को मिल जाएगा तो बहुमत के द्वारा वो अपनी सरकार बना लेगी। यही विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें रिजर्व किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित किया गया है। एक है कटोरिया और दूसरा हो जाता है मनिहारी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हो जाता है और सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट का निर्वाचित जो क्षेत्र है वो पटना हो जाता है और सबसे छोटा वो आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये भी देख रहे थे कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और बिहार में विधान परिषदों की जो सीटें हैं वो 75 हो जाता है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा और भी देखेंगे, है ना। तो ये हो जाता है। अब ये देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, है ना, कुल 6 राज्यों में, और इनकी संख्या देखिए, इनकी संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 1/3 होती है। किसका, विधान परिषद का। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इससे भी याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। एक सवाल और भी पूछा जाता है आपसे, विधान परिषद के सदस्य जो हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, है ना। देखिए विधान परिषद के 1/6 सदस्य हैं राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के 1/6 जो सदस्य हैं राज्यपाल द्वारा सलाह पर क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, है ना। आगे देखिए हम लोग देखेंगे इसको, आगे बढ़ा जाए, है ना। देखिए विधान परिषद के बारे में देखिए तो विधान परिषद के बारे में कहा जाता है कि यह एक अस्थाई सदन है ना, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, है ना, जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। पूछा जाता है राज्यसभा जो है ना, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते थे। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 6 वर्षों का होता था, है ना। एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है ना। हाई कोर्ट की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछा गया सवाल है 1916 में होता है। और 1916 में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1917 में, है ना, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, पटना यूनिवर्सिटी की। और 1917 में ही महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आते हैं, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। और देखिए कहा जाता है कि बिहार में अनुमंडल की जो संख्या है, पूछा जा सकता है अनुमंडल की संख्या कितना हो जाएगा, 101 हो जाता है। अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना है, 101 हो जाएगा। तो प्रखंड की संख्या 534 हो जाता है ना। प्रखंड की संख्या अगर देखेंगे हम लोग, प्रखंड की संख्या, तो प्रखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 534 हो जाता है ना। और राज्य में, अगर राज्य में हम लोग नगर निगम की बात करें, नगर निगम की, तो नगर निगम की संख्या कितना हो जाता है, 11 हो जाएगा, है ना। नगर निगम की संख्या कितना है, 11 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
अगला हम लोग का टॉपिक है तीसरा, है ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो चलिए इसको मिटाया जाए, ठीक है। देखिए बिहार में शिक्षा की स्थिति देखिए, यहाँ पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। बिहार में शिक्षा की स्थिति देखिए, बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब नहीं थी, और बिहार में अभी वर्तमान में शिक्षा की स्थिति बहुत ही बेहतर होती जा रही है। और ये राजनीति जो कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसके वजह से कोई भी राज्य पिछड़ जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। यही सब चीज़ें भी लिखा भी हुआ है ना। देखिए कहता है यहाँ पे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है ना। ये लिखा हुआ है। देखिए भारत में अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत के ऋषि मुनि से लेकर के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, उन लोगों ने एजुकेशन की सबसे ज़्यादा बात की। हालांकि अगर हम लोग देखें तो भारत में एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे एक शख्स थे जिनके बराबरी भारत का तो दूर की बात है, एशिया का कोई भी शख्स नहीं था, जिसने भारत की संविधान की रचना किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो उन्होंने भी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात की। अगर हम लोग बात देखें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता देने की बात की, भारत के सभी लोगों को एजुकेशन की बात की, और यहाँ तक कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई को लेकर के संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई। देखिएगा संविधान की, जैसे में अगर आप मुख्यमंत्री का शक्ति अगर पढ़ेंगे तो एक DPSP पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का जो नीति निर्देशक जो तत्व है, राज्य को आदेश देता है ना, उस राज्य में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करने का, है ना। तो संविधान में पहले ही लक्ष्य रखा गया था कि सारे लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, और ये कहता है कि 10 वर्षों के अंदर 14 साल के बच्चों तक को जो शिक्षा है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये भी कह रहा है कि अब तक यह लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाया है ना। हालांकि इसको बाद में हम लोग देखेंगे, इसको फंडामेंटल राइट्स के तहत भी इसको किया गया। तो 2011 के अनुसार देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या कितना हो जाता है ना। बिहार की जनसंख्या 2000, देखिए जनगणना 2011 का जो है उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से निश्चित तौर पे सवाल पूछे ही जाते हैं। और 2011 जो बिहार की जनगणना और भारत का जो जनगणना है, हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे तो वहाँ से जो भी आप पढ़ते हैं निश्चित तौर पे वहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है 10,40,99,452 हो जाता है ना। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 हो जाता है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है, और यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो पहला स्थान देखिए उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यानी कि भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है किसका है, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद किसका हो जाता है, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद जो तीसरा स्थान है हमारे बिहार का हो जाता है। और बिहार की अगर बात करें तो पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाता है बिहार का, कितना, 1106 हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है हमारे बिहार का ही, सर्वाधिक जनघनत्व है। एजुकेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य हो जाता है एजुकेशन के मामले में, लेकिन राजस्थान से कहीं ज़्यादा, है ना, बिहार की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो पुरुषों में हो सकता है, महिलाओं में, है ना, बिहार की महिलाएं थोड़ा तीव्र गति से काम करने लगी है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसको देखा जाए।
अगला हम लोग का है, देखिए यहाँ पे जनगणना जो था, जनगणना हमको टोटल पढ़ना था, लेकिन जो जनगणना में जो दिया हुआ है 7th क्लास के बुक में क्या देगा, है ना। तो जो हमसे बनता है उसको हम करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अलग बाई अलग जो है आपका टॉपिक चल ही रहा है, स्टडी है ना। समानता के लिए महिला का संघर्ष, देखिए यहाँ पे समानता के लिए महिला का संघर्ष। भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर कौन है? बसंत कुमारी, है ना। अभी के समय में आप देखेंगे तो यूपीएससी और बीपीएससी में, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देखेंगे, अभी जो फाइनल रिजल्ट हुआ है 10 में 6 लड़कियां दावेदार हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हर क्षेत्र में जो लड़कियां हैं बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। और ये भी कहा जाता है कि लड़कियों के पास अगर ये अवसर दे दिया जाए, है ना, तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो काम करेंगी, क्योंकि उनके पाँव में बेड़ियाँ सबसे पहले उनकी माँ और उनके घर वाले ही लगाते हैं। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ वाली बात जो है वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। हालांकि समानता के लिए संघर्ष आज भी वो करती हैं, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट और संसद मिलकर के बहुत सारी योजना, बहुत सारी कल्याणकारी योजना, अगर भारत की बात करें तो भारत में ही महिला सशक्तिकरण क्यों होता है ना। इसका मतलब ये है कि भारत में, भारत के लोगों के द्वारा और भारत की मानसिकताओं के द्वारा महिलाओं को इतना, है ना, मतलब समझिए कि सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके वजह से उनको संघर्ष करना पड़ा। और इसी के बारे में कहता है कि भारत की प्रथम महिला जो बस ड्राइवर बनी है उनका नाम है बसंत कुमारी नाम हो जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन होती हैं? किरण बेदी नाम है इनका, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं किरण बेदी, है ना। और दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 में बना, ठीक है। दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 में बनता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं दहेज के खिलाफ अधिनियम क्या है? 1961 में बनता है। दहेज लेन देन या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद होगी और 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर आप टीचर बनेंगे फिर भी यही काम करेंगे, है ना। इससे तो अच्छा अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे जो लोग अपने आप को कहते हैं उनसे बेहतर जो समाज है हमारे भारत में ही है, जिसको जनजातीय बोलते हैं। जनजातीय समाज में सबसे ज़्यादा समानता की बात किया जाता है। अगर यहाँ पे पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें पुरुष की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है और महिलाओं का जो अस्तित्व है थोड़ा कम हो जाता है। जनजातियों में ऐसा नहीं होता, जनजातियों में सबसे ज़्यादा प्रधान जो है और महिलाओं को माना गया है। इसलिए देखिएगा वहाँ पे ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये कुरीतियाँ हैं, ये कुरीतियाँ हैं। ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खर्चा एक बेटे के ऊपर पढ़ाई लिखाई में होता है उतना ही खर्चा, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा जो है लड़कियों के ऊपर होता है ना। तो खैर वो दूसरा वाला बात हो जाता है, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या ये हो रहा है ना। ये सब चीज़ें लिखा हुआ है इस बुक में, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 में बना, है ना। 1961 में एक अधिनियम बना जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, दहेज का लेन देन की अगर बात करता है तो उसे 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी और उसे जुर्माने के रूप में कितना 15,000 रुपया देना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अभी भी देखिएगा कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है ना, तो बाद में लड़की वालों के घर वाले जो होते हैं दहेज का ही यही जो है ना, जो रूल रेगुलेशन होता है उसके उल्लंघन का ही केस वो ठोक देते हैं लड़का के ऊपर, जिसके वजह से उनकी फैमिली, है ना, बहुत तबाह हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखें, इसका बहुत सारा भी है। देखिए कहता है कि 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून हुआ, है ना। 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे भारत में ही, भारत जहाँ पे वो जिस घर में वो रहती है, जिस घर को वो अपना समझती है, उसी घर में वो सुरक्षित नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो भारत सरकार को उनके सुरक्षा में खड़ा होना पड़ा, जिसके वजह से 2006 में इन्होंने घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून को पारित किया। यानी कि महिलाओं को किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। आज भी संपत्ति में जो अधिकार है, मतलब
अगर व्यवहार में देखा जाए तो नहीं है, सैद्धांतिक रूप से तो उन्हें है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बहुत काम किया गया महिलाओं के लिए, इतना काम किया गया कि इतना काम जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं, जब हम लोग उनके व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, तब लगता है कि इतना काम भारत का कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं किया है जितना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने काम किया था महिलाओं के लिए। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यही महिलाओं का जो शारीरिक और मानसिक जो हिंसा होती थी, इसी को रोकने के लिए यह कानून पारित किया गया था 2006 में, जिसका नाम है घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून। ठीक है, आगे देखिएगा। और यही चीज़ें हैं, अगर महिलाएं तेज हो जाए है ना, तो उसका अगर हस्बैंड दबंग थोड़ा होने लगे तो यही डर दिखाती है घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून का। तो फिर उस हस्बैंड का जीना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट कचहरी से लेकर के महिला जो नारी ये सब चीज़ जो आयोग है वो पूरा बिठा के अच्छा से क्लास लेता है सब, है ना। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, है ना। शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें, एक बात देखिए आप लोग अच्छे से, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, है ना। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और ये जो अधिकार मिला आपको 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। एक चीज़ और भी जो बीपीएससी पूछा है, 2006 से ही पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है बिहार, है ना। 50% आरक्षण क्या दिया है, 50% आरक्षण बिहार दिया है। और बिहार में ही शिक्षक भर्ती के लिए 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। अगर हम लोग बात करें तो अभी अगर बिहार पुलिस का जो आप देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो महिलाएं इसमें नियुक्त हुई हैं, पूरे राज्य में सर्वाधिक माना जाता है, ये आंकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जो अधिकार ये दिया गया, इसको हम लोग कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, और यह आपका 11वां कर्तव्य हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अध्याय 6 है मीडिया और लोकतंत्र, है ना। मीडिया और लोकतंत्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीडिया और लोकतंत्र हो जाएगा, है ना। आप ही लोगों का कहना था कि थोड़ा लंबा वीडियो चलना चाहिए, है ना। तो देखिए 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, है ना। 16 अगस्त 2008 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भयंकर बाढ़ आया हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, है ना। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, है ना, नरेगा। और बाद में इसका नाम क्या होगा, मनरेगा हो गया। मनरेगा कब हो जाता है, 2 अक्टूबर 2009 से, है ना। ये देखिएगा अपन समाचार जो है ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क, अपन समाचार कहाँ से प्रसारित हुआ, तो ये मुजफ्फरपुर से हो जाता है। देखिएगा मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है, और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। बस इतना ही दिया है, ज़्यादा क्या करिएगा, है ना। अगर इस पे हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगा। मीडिया और लोकतंत्र, मीडिया और लोकतंत्र के बारे में लिखा हुआ है। हमारे लोकतंत्र में देखेंगे तो 4 पिलर हो जाता है, जिसमें एक मीडिया भी एक अपनी विशेष स्थान को रखता है। लेकिन वर्तमान में मीडिया का क्या हाल है वो आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। मीडिया एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, है ना। गवर्नमेंट के, खैर छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है विज्ञापन की समझ, है ना। विज्ञापन की समझ। देखिए एक चीज़ और भी है, आप लोग ये सोचते होंगे, ये जो टॉपिक आपको 7th क्लास में है ना, क्यों बता रहा है। जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि टीवी देखते हैं तो दर्शक बनते हैं, सिर्फ देख करके मज़ा लेते हैं, उसके अंदर की गहराई तक आप नहीं पहुंच पाते। यही यहाँ पे कहता है विज्ञापन की समझ क्या है। क्या है विज्ञापन की समझ, आपको मानसिक रूप से कैसा बनाया जा रहा है,
क्या आपको सोचने की क्षमता को डेवलप कराता है? क्या आप गहराई तक सोच पाते हैं? अगर ये किताब पढ़ेंगे, इसलिए कहा जाता है कि जब आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं और एससीईआरटी की जब किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर की मौलिकता निखरने लगती है। तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक हो जाता है। और व्यापक दृष्टिकोण वाले ही लोग यूपीएससी फाइट करते हैं और बीपीएससी फाइट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एकांगी दृष्टिकोण हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एकांगी दृष्टिकोण मत रखिए, है ना। आपको अपना दृष्टिकोण बड़ा करना होगा, व्यापक करना होगा। बहुत सारी नैतिकता का भी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखते हैं, है ना। और ये जो किताबें हैं, किताबें हमें इतना सब कुछ सिखाती है। इसलिए बहुत सारे जो टीचर हैं वो यही कहते हैं, या फाइटर जो हैं, आप देखेंगे आईएएस बनने वाले, आईपीएस बनने वाले जो लोग हैं, यही अक्सर कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही पड़ेगा, है ना। तो यही सब चीज़ें इसमें दिखा रहा है। विज्ञापन की समझ, है ना। तो विज्ञापन की समझ, जैसे देखिएगा कभी कभी जो मीडिया वाले जो कहते हैं अक्सर आप उसी को सही मान बैठते हैं, है ना। लेकिन उसके अंदर की कहानी को समझिए। आपका भी दिमाग है बहुत कुछ कहने के लिए। जैसे मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुलेगा इससे। हम किसी धर्म पे ये नहीं बात कर रहे हैं, बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रामायण देखे होंगे तो रावण की जब बहन राम से मिलती है तो राम उससे बोलते हैं, अपने छोटे भाई की तरफ भेज देते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से मिलिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है, हम जब छोटे थे तब मेरे को समझ में आता, अच्छा नाक काट दिए। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए, जब चीज़ों को समझने लगे, जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, जब रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, यहाँ तक मैंने कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद तब समझ में आया चीज़ें को समझने का जो दृष्टिकोण है अचानक नहीं आता। एक परिवार भी मायने रखता है, आपका एक समाज भी मायने रखता है, बहुत सारा चीज़ है जो मायने रखता है। यही समझ विकसित करने की बात कर रहा है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है टीवी में कि लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा का नाक काट लिया। हमारे दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन ये बाद में ये बात समझ में आया कि उसने उस लड़की का बलात्कार किया। तब जाकर के दिमाग ये हुआ। देखिए, सोचने वाली बात है। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे और हिंदी ग्रामर पढ़ते होंगे तो नाक काटना का ही अर्थ होता है बेइज्जत करना, है ना। नाक काटना का ही अर्थ होता है इज्जत लूट लेना। तो चीज़ें दिखा तो रही है लेकिन आपका दिमाग सिर्फ देख करके उतना ही तक है, शांत है। ये कहता है कि कुछ सोचिए, क्या समझ है आपके अंदर, है ना। उस समझ को डेवलप करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारी त्वचा में मिलेनिन नामक पदार्थ होता है ना। मिलेनिन नामक पदार्थ होता है जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है ना। हमारी त्वचा में मिलेनिन जो है नामक पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे हमारी त्वचा का रंग क्या होता है, तय होता है। मिलेनिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जिनकी त्वचा में मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं और जिनमें कम होता है वो गोरे दिखते हैं। देखिए, काले लोगों को कैंसर बहुत कम होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणों से लोगों को कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा होता है ना। और ये भी कहा जाता है कि जिनमें मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, सांवले होते हैं। और पराबैंगनी किरणों की वजह से उस पर दुष्प्रभाव जो है नाम मात्र का होता है ना, काले लोगों को। और काले लोगों में देखिए कैंसर की मात्रा बहुत कम होती है। कैंसर सबसे ज़्यादा ठंडे प्रदेश और गोरे लोगों को देखिएगा सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि हमारे भारत में कैंसर की मात्रा भी सबसे तेज़ी से बढ़ जा रही है, खान पान की वजह से है, रहन सहन की वजह से है और जो साफ़ सफाई है इसके वजह से है। तो ये हो जाएगा मिलेनिन, है ना। मिलेनिन क्या है, एक पदार्थ है जिससे हमारे त्वचा का रंग तय होता है ना, गोरे होने का, काले होने का, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का है हमारे आसपास के बाजार, है ना। 8वां अध्याय हो जाता है हमारे आसपास का बाजार है, साप्ताहिक बाजार, है ना। शहर के मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। जगनारायण मसाला व्यापारी, पटना सिटी का मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी, है ना, लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो चले मंडी की घूमने, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए एक बार और देख लेते हैं। बजाज श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुड़िया, है ना। देखिए देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार का होता है। और आपको मैं बता दूं, यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। हम लोग एससीईआरटी नहीं पढ़े थे तो हम डाउट में ही लगाए थे ये 85%, क्योंकि हमने दरभंगा में ये बातें सुना था, है ना। मुजफ्फरपुर से जब हम लोग दरभंगा के साइड में जा रहे थे तब किसी ने कहा कि 85% उत्पादन अकेले मखाना का ये कौन करता है, दरभंगा करता है। तो ये देखिए देश में मखाना के कुल उत्पादन का भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है आपका बिहार, जहाँ पे मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और ये कहता है 85% होता है। बिहार की कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मखाना सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आपका दरभंगा हो जाएगा, पूछा जा सकता है ना। दरभंगा में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। क्या होता है, दरभंगा में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और दरभंगा में ही देखिएगा मछली का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। दरभंगा और मधुबनी देखेंगे तो सर्वाधिक मछली का उत्पादन आपको यहाँ पे होता है, और सर्वाधिक मखाना का भी उत्पादन दरभंगा में ही होता है ना। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, यहाँ पे मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे मखाना ज़्यादा उत्पादन होगा। मखाना की खेती का क्रम देखिए, कहता है यहाँ पे गुड़िया निकालना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गुड़िया से लावा बनाना, फिर स्थानीय अदतिया निकलता है जो मतलब थोक में और खुदरा में उसका बेचा जाता है ना। तो ये है आपको मखाने से संबंधित है। इसके बाद चले मंडी घूमने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसको मतलब करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। एमएसपी आपको मिलेगा, कहाँ का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उत्पादन होता है, जो सवाल सबसे ज़्यादा आपके बिहार बीपीएससी के में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अध्याय 10 के साथ, है ना। अध्याय 10 के साथ करेंगे, अभी बहुत बाकी है। अभी हम लोग 6 क्लास का भी किए, उसमें पार्ट बाई पार्ट है, 7th में पार्ट है, 8th, 9th, 10th भी है, कुछ एनसीईआरटी का भी पार्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।